मॉर्निंग। हम भारतीय संविधान पे चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। अब तक हमने अनुच्छेद 28 तक यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तक अध्ययन कर लिया। आज हम अगला अधिकार पढ़ते हैं, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। और इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। दो अनुच्छेदों की चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ा था। आज हम संस्कृति व शिक्षा के अधिकार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अल्पसंख्यक नागरिक अपनी लिपि, अपनी भाषा व संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। अल्पसंख्यक नागरिक अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित के साथ साथ क्या रख सकते हैं? संरक्षित रख सकते हैं। ये उनको अधिकार दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में कि अल्पसंख्यक नागरिक अपनी लिपि का मतलब होता है जो लिखने का तरीका होता है, उसको आप देवनागरी लिपि में लिखेंगे या खरोष्ट लिपि में लिखते हैं या प्राकृत विधि में लिखते हैं, किस विधि में लिखते हैं तो आपकी लिपि, आप अपनी भाषा, जो भी आपकी भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, कन्नड़ है, कौन सी भाषा है, आप उस भाषा को सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपनी संस्कृति का मतलब खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, उनको क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं और आगे के लिए संरक्षित कर सकते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी क्या कर सके, उनके बारे में अध्ययन कर सके। ये अधिकार देता है हमारा अनुच्छेद 29 कि प्रत्येक अल्पसंख्यक, यहाँ सिर्फ ये बात कर रहा किसकी? अल्पसंख्यकों की, कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को न केवल सुरक्षित रख सकता है बल्कि क्या कर सकता है? संरक्षित कर सकता है। अब आप अल्पसंख्यक जो वर्ग है इसका आधार भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो। तो जो संख्या में कम हो उसका आधार भारतीय संविधान में दे रखा है कि अल्पसंख्यक मानने के दो आधार होंगे, यानी दो आधारों पर ही हम अल्पसंख्यकों का निर्धारण करते हैं। वो दो कौन से? एक तो भाषा और एक धर्म। यानी भाषा और धर्म के आधार पर ही हम क्या करते हैं? अल्पसंख्यक का निर्धारण करते हैं कि जो भाषा अन्य भाषाओं से, जिस भाषा को बोलने वाले अन्य भाषाओं से कम है उसे अल्पसंख्यक आएंगे। और जिस धर्म को, जैसे हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुसंख्यक तो हो गया हिंदू, और अल्पसंख्यक बाकी जितने भी चाहे वो मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, वो सारे क्या आते हैं? वो सारे अल्पसंख्यक आएंगे। यदि हिंदू और धर्म को टाल दे तो मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएगा और उसके नीचे के धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा। अर्थात जो संख्या में कम है उस अल्पसंख्यक का आधार भारत में दो ही चीज़ों को माना गया है। एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और एक धर्म के आधार पर अगर अल्पसंख्यक हैं तो ये दो आधार वाले ही नागरिक अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 कहता है। दूसरा, इसी अनुच्छेद में ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर, अनुच्छेद क्या कह रहा है? धर्म व जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, दो आधार, अल्पसंख्यक का तो दो मान लिया, भाषा और लिपि। अब क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म और जाति के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, यानी किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि
कि वो किस धर्म का है और किस जाति का है, और वो भी किसके लिए, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग को। यानी किसी भी अल्पसंख्यक नागरिक को इस आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसकी धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वो कहाँ से आया है, निवास स्थान कहाँ है, इस आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। एक चीज़ याद और रखना, एक महत्वपूर्ण वाद हुआ था 2014 में, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघवाद, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ का एक वाद हुआ था 2014 में। इस 2014 में क्या हुआ था, इस 2014 में ये हुआ कि जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर्स, उनको भारतीय संविधान में तृतीय लिंग का दर्जा दिया गया है। यानी पहले आप कोई भी फॉर्म भरें या कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये पूछते हैं मेल फीमेल, यानी पुरुष है या महिला, आपके फॉर्म में ये लिखा हुआ आता है, उसमें एम और एफ का यानी पुरुष और महिला का अलग अलग खांचा बना हुआ होता है। अब इस लीगल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया बनाम भारत संघवाद 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो ट्रांसजेंडर हैं, जो न स्त्री हैं और न पुरुष हैं, उनको अब तृतीय लिंग के रूप में लिखा जाएगा, तृतीय लिंग के रूप में। यानी अब मेल फीमेल के साथ थर्ड जेंडर लिखा हुआ और आएगा, प्रवेश फॉर्म हो चाहे और हो, ताकि उन्हें ये ना बताना पड़े, शर्मिंदगी ना उठाना पड़े कि वो स्त्री है या पुरुष है। तो ट्रांसजेंडर भी तृतीय लिंग में शामिल होगा, और ये किस अधिकार में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 29 में। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का जो दर्जा दिया गया है वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है, और ये दिया गया किस में था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघवाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। ठीक है, और ये क्या उनका, तो ये भी याद रखना, ये उनका सांस्कृतिक अधिकार है। छोटा सा अनुच्छेद है, ट्रांसजेंडर का थर्ड लिंग में परिवर्तित करना, ये उनका सांस्कृतिक अधिकार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी याद रखनी है कि अनुच्छेद जो 29 है ये केवल किसके लिए है, ये केवल भारतीयों के लिए है। और हमने ये पहले पढ़ा भी था कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, अर्थात ये विदेशियों के लिए नहीं है। तो अनुच्छेद 29 केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखता है। अल्पसंख्यकों का आधार दो हैं, धर्म और जाति, धर्म और भाषा। इस आधार पर अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। फिर क्या है, धर्म और जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है, ये उसका सांस्कृतिक अधिकार है। और क्या है, और अनुच्छेद 29 सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ये अनुच्छेद 29 अपना होता है पूरा। तो ये अनुच्छेद 29 में इतना है कि ये अल्पसंख्यकों के लिए है और उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात करता है। अब आता है अपना अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 भी अल्पसंख्यकों से संबंधित ही है। पूरा का पूरा जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वो अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 30 क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये भी याद यही रखना कि ये भी अल्पसंख्यकों के लिए है। तो शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार, और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी ये भी शिक्षण संस्थान जो है उनका क्या कर रहा है, स्थापना। यानी कोई भी अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कौन, फिर वही याद रखना, अल्पसंख्यक का मतलब जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, सिर्फ ये उन्हीं की बात कर रहा है। तो भाषा और धर्म के आधार पर कोई भी जो अल्पसंख्यक नागरिक है वो क्या कर सकता है,
किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थान यानी विद्यालय खोल सकता है और उनका क्या कर सकता है, उनको चला सकता है, उनका प्रशासन कर सकता है। एक बात। दूसरा, इसी में यह लिखा गया कि राज्य अनुदान जब देगा किसी शिक्षण संस्थान को, तो राज्य अनुदान देने में क्या नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य अनुदान देते समय, सब्सिडी देते समय शिक्षण संस्थानों में इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि ये शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यकों की है या ये शिक्षण संस्थान बहुसंख्यकों की है। इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो इस अनुदान देने में भेदभाव को रोकने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 30 में किया गया है। और क्या गया है, इसी में कहा गया कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रशासन। न केवल धार्मिक शिक्षा न केवल शिक्षण संस्थान बल्कि अपनी और भी किसी क्षेत्र में अगर उनकी रुचि है तो उससे संबंधित वो संस्था खोल सकते हैं, उनका प्रशासन भी वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या है, तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद 30 भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अनुच्छेद 30 भी भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 30 भी भारतीयों के लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं। राज्य अनुदान देते समय अल्पसंख्यक वर्ग के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 केवल भारतीयों के लिए है। और याद ये रखना, इसी अनुच्छेद को के कारण RTE एक्ट जो 2009 है, शिक्षा का अधिकार 2009 है। काम की बात यह कि RTE एक्ट 2009 अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है, इन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अल्पसंख्यक वर्गों की जो शिक्षण संस्थान हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 29 और 30, यानी हमारी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पूरा हो गया। तो ये तो बड़ा हो गया संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब अगला आता है अपना संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का जो अधिकार है ये अपना आता था अनुच्छेद 31 में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मौलिक अधिकार था। कई बार प्रश्न बनता है संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में क्या था, तो संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में एक मौलिक अधिकार था। 7 अधिकार हमें दिए गए थे, उन 7 अधिकारों में एक हमारे संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन बाद में क्या गया, बाद में एक संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। और ये कब किया गया, ये मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और ये भी याद रखना मोरारजी देसाई के बारे में, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार पहली बार 1977 में नहीं बनी। 1977 से लेकर के 1979 तक गैर कांग्रेस सरकार में 2 प्रधानमंत्री रहे, एक मोरारजी देसाई, एक चौधरी चरण सिंह जी। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है इसको क्या कर दिया, इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। यानी मूल अधिकारों से क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। एक बात तो पहली बात, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, हमारा फंडामेंटल राइट्स था। दूसरी बात, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो क्या किया गया, अब संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 12, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है, आप कहोगे संपत्ति का अधिकार तो हट गया, लेकिन तो क्या संपत्ति का अधिकार हट गया तो क्या अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया? नहीं, आज भी अनुच्छेद 31 है और एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अंतर क्या हुआ है, संपत्ति का जो अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 का सब क्लोज क या ए में क्या कर दिया गया, अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया।
यानी लीगल फंडामेंटल राइट या लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। किसमें? भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 300 का सब क्लोज क या ए कह सकते हैं, उसके अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आपसे प्रश्न ये बने कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? पहली बात, मौलिक अधिकार तो नहीं, तो क्या है संपत्ति का अधिकार वर्तमान में? तो याद रखना, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, संविधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में क्या है? तो याद रखना, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में संविधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। संविधिक को क्या कहते हैं? संविधिक को हम कानूनी कहते हैं। तो आप कहोगे संवैधानिक है, हाँ आज भी संविधान में उल्लेख है, लेकिन क्या नहीं है? तो याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं है, यानी मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। बाकी संपत्ति का अधिकार आज भी संवैधानिक अधिकार है, संविधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ये संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति है। कहीं आप प्रश्न ये आ जाए कि संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक, और आप लोगों तो नहीं, संविधान में तो है ही नहीं, संवैधानिक अधिकार है आज भी संपत्ति का अधिकार। इसका मतलब अगर संवैधानिक नहीं तो आप संपत्ति बना ही नहीं सकते, संपत्ति रख नहीं सकते, संपत्ति खरीद नहीं सकते, संपत्ति में लेन देन नहीं कर सकते। संपत्ति का अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब यह है कि हम संपत्ति रख सकते हैं, हम संपत्ति अर्जित भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो संपत्ति हम कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, ये क्या है? इनकी भारत सरकार और राज्य सरकार क्या कर सकती है? जांच कर सकती है, नियंत्रण में है। हमारा आयकर विभाग इनकी जांच कर सकता है, ईडी जांच कर सकता है। यानी अब ये नहीं है पहले की तरह कि कितनी भी संपत्ति रखो कोई निर्णय करने वाला नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से समाप्त कर दिया गया। तो आपको फिर अनुच्छेद 31 में है क्या? अनुच्छेद 31 आज भी भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें आज भी संपत्ति के अनुच्छेद 31 में आज भी 31 में 4 भाग हैं, ए, बी, सी और डी। अनुच्छेद 31 ए, अनुच्छेद 31 बी, अनुच्छेद 31 सी और अनुच्छेद 31 डी, यानी 4 सब क्लोज है आज भी 31 को समाप्त करने के बाद। अब देखो, अनुच्छेद 31 में 31 ए जोड़ा गया और ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और पहला अनुच्छेद हमने जो पहला ही संविधान संशोधन कर दिया हमने 1951 में। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हमारे अनुच्छेद 31 में क्या जुड़ा? 31 में ए जुड़ा, और उसमें क्या जुड़ा? इसमें जुड़ा कि सरकार सामाजिक कल्याण के लिए, सरकार क्या कर सकती है? सामाजिक कल्याण हेतु जो भूमि सुधार है, अनुच्छेद 51 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा पहली नवी अनुसूची भी भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। 8 अनुसूचियां थी, 9वीं अनुसूची इसी के द्वारा जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही जुड़ी थी, और इसमें भूमि सुधारों से संबंधित कुछ कानून किए गए थे। तो इसमें क्या करता है कि सरकार सामाजिक कल्याण हेतु जो निजी संपत्ति है, उस निजी संपत्ति का क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है। अनुच्छेद 31 का सब क्लोज 1 ये कहता है कि सरकार चाहे तो सामाजिक कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए किसी भी व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसका क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकती है। और क्या कर सकती है? साथ ही इसी में है, साथ ही क्या कर सकती है? निजी व्यवसायों का अधिग्रहण भी कर सकती है। अनुच्छेद 31 एक काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। हम ये समझते हैं कि साहब अनुच्छेद 31 तो समाप्त हो गया, अब हमारे कोई काम का नहीं है। बाकी आगे जाकर जब हम कंपटीशन में जाते हैं और कोई पढ़ते तो अनुच्छेद 31 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद के रूप में उभरता है हमारे सामने। क्या है? पहली बात,
सरकार सामाजिक कल्याण हेतु किसी की भी निजी संपत्ति, पर्सनल प्रॉपर्टी क्या कर सकती है, अधिग्रहण कर सकती है, संपत्ति को, ठीक है। यानी किसी की जमीन ले सकती है, किसी के पैसों का अधिग्रहण कर सकती है, और क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति के निजी व्यवसाय, जो पर्सनल व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग धंधे कर रहे हैं, उनका भी अधिग्रहण कर सकती है। इसी के तहत 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का कोई अधिग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन हमने क्या कर दिया, 31A में ये जोड़ दिया कि सरकार किसके लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या कर सकती है, निजी व्यवसायों को अधिग्रहण कर सकती है, निजी संपत्ति का हरण कर सकती है। और ये अनुच्छेद 31 में आज भी लिखा हुआ है, मूल संविधान में नहीं था, पहला संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 31B में क्या है, इसमें लिखा गया, जिन विधेयकों को 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, 9वीं अनुसूची में रखा जाता है। अब आप कहोगे 9वीं अनुसूची क्या है, सब अनुसूची तो 8 ही थी, लेकिन हमने कहा था कि 8 अनुसूचियां थी, लेकिन पहले संविधान संशोधन के द्वारा एक 9वीं अनुसूची जोड़ दी जो भूमि सुधारों से संबंधित थी। तो अनुच्छेद 31 का सब क्लोज ख ये कह रहा है या बी ये कह रहा है कि जिन विधेयकों को जो नई अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में रखा जाता है, उनका क्या नहीं किया जाता, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। और ये भी कब जुड़ा है, तो ये भी याद रखना, ये भी जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951, ये भी पहले संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ही जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था कि जिन विधेयकों को 9वीं अनुसूची यानी भूमि सुधार संबंधी अनुसूची में 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, सरकार किसी विधेयक को रख देगी, साहब ये तो 9वीं अनुसूची का विषय है, अगर उस 9वीं अनुसूची के में रखा जाता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या है कि न्यायपालिका उस विधेयक की जांच नहीं कर सकती कि ये संविधान की प्रावधानों के विपरीत है या नहीं है। और न हमारी सुप्रीम कोर्ट अनुसूची 9 में जो विधेयक रखे जाते हैं उनको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकती कि संविधान के प्रावधान के विपरीत है। अर्थात 9वीं अनुसूची में जो विधेयक शामिल हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन हमारे देश की न्यायपालिका उन विधेयकों की जांच ही नहीं कर सकती। ये किस में आ गया? अनुच्छेद 31 के सब क्लोज बी में आ गया। अब आ गया अनुच्छेद 31 का सब क्लोज सी, यानी 31C में क्या लिखा गया? तो 31C पहली बात तो ये 31C जोड़ा गया था 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। ये सारे के सारे मूल अनुच्छेदों में A, B, C, D या क, ख, ग जो लिखा हुआ आता है, इसका मतलब यह है कि वो मूल संविधान में नहीं थे, उन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो ये अनुच्छेद 31 में भी जितने भी सब क्लोज A, B, C, D आप देख रहे हैं ये मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। तो 25वां संविधान संशोधन किया गया 1971-72 में, और इस के द्वारा क्या किया गया? ये 72 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें 25वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा 31 ग या 31 से में ये जोड़ा गया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39, ये 39 आता है नीति निर्देशक तत्वों में, जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, उन अनुच्छेद 39 में अगर कोई अनुच्छेद 39B और C में आता है, यानी इसमें 2 भाग हैं, हालांकि इसमें तो A, B, C, D बहुत सारे अनुच्छेद 39 में, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी विधेयक, कोई भी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B और C में आती है तो इसको लागू करने के लिए अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? यानी सरकार का मतलब राज्य का मतलब राजस्थान और पंजाब राज्य नहीं, यहाँ राज्य का मतलब भारत सरकार से है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 39 जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, जो समान कानून की बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, जो प्रसूति सहायता की बात करता है, तो 39B और C को लागू करने के लिए क्या कर सकता है? ये कह रहा है
कि सरकार 39B और C को लागू करने के लिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। महत्वपूर्ण बात है। हमने कहा था मौलिक संविधानों को प्राथमिकता रहेगी, लेकिन 31C ये कह रहा है कि यदि अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करना पड़े तो क्या किया जा सकता है? किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको क्या नहीं करेगी? अवैध घोषित नहीं करेगी। मतलब क्या हुआ? क्योंकि ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 इन दोनों के ऊपर किसको प्राथमिकता रहेगी? इसके ऊपर प्राथमिकता रहेगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B और C को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि 39B और C को लागू करने में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है, यानी विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण का उल्लंघन होता है, या व्यक्ति की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उन 6 स्वतंत्रताओं का उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो वो अवैध घोषित नहीं होगी। अर्थात अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर कौन प्रभावी रहेगा? अनुच्छेद 39 प्रभावी रहेगा, यानी निर्देशक तत्व प्रभावी रहेगा। वैसे हमारे मूल अधिकार प्रभावी हैं, नीति निर्देशक तत्व तो क्या है? सलाहकारी प्रकृति के हैं, वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार तो क्या है? बाध्यकारी हैं, न्याय योग्य है। अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुच्छेद 39 को हमने स्पेशल प्राथमिकता दी है। क्यों दी है? क्योंकि अनुच्छेद 39 भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, इसलिए अनुच्छेद 39 प्राथमिकता रहेगा। लोगों के कल्याण की बात ये कर रहा है। और 39D क्या कह रहा है? अनुच्छेद 39 जो D है भारतीय संविधान का, वो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल है, देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो भारत की एकता के लिए खतरा है, भारत की अखंडता के लिए खतरा है, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, ऐसे व्यक्ति की क्या की जा सकती है? ऐसे व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। कुर्क का मतलब जब्त की जा सकती है। कोई व्यक्ति जो भारत राष्ट्र के विरुद्ध कार्य कर रहा है, भारत राष्ट्र के विरुद्ध कार्य किए जाने वाले व्यक्तियों की सरकार क्या कर सकती है? संपत्ति कुर्क कर सकती है, जब्त कर सकती है। आजकल देखते हो आंदोलनों में बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं? तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो अभी आपने 12 महीने 2 साल में एक चीज़ देखी होगी कि अब जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या वो पाए जाते हैं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए, सरकार उनसे नुकसान की भरपाई करती है। अर्थात जितना नुकसान उन्होंने किया है उसकी भरपाई करती है सरकार। अर्थात अगर उन्होंने 2 लाख का नुकसान किया तो सरकार उनसे 2 लाख रुपए प्लस उनका जो है नुकसान है वो क्या लेती है उनसे। यानी अब कोई भी व्यक्ति इस आधार पर इस आधार पर ये नहीं कह सकता कि मेरी संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती। सरकार चाहे तो संपत्ति कुर्क कर सकती है। कब कर सकती है? जब वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसकी संपत्ति क्या की जा सकती है? कुर्क की। और ये जो अनुच्छेद जोड़ा हमने, अनुच्छेद 31 का D जो जोड़ा, ये किस में जोड़ा? ये हमने जोड़ा 43वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने भारतीय संविधान में जोड़ा है। यानी 4 बातें वर्तमान में अनुच्छेद 31 जो है उसमें 4 बातें हैं। पहली, सरकार सामाजिक कल्याण हेतु निजी संपत्ति और निजी व्यवसायों का अधिग्रहण कर सकती है। ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। दूसरे 51B में ये भी पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कर दिया कि सरकार जिन विषयों को अनुसूची 9वीं में रखा जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट न्यायिक व्याख्या नहीं कर सकती, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। अनुच्छेद 31 का C क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए राज्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। अर्थात अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर किसको प्राथमिकता रहेगी? अनुच्छेद 39 को प्राथमिकता रहेगी। ये जोड़ा 25वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। D क्या है? D है राष्ट्र विरोधी गतिविधि में अगर कोई नागरिक पाया जाता है, कोई व्यक्ति पाया जाता है
तो उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है, और ये हमने 43वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ने की कोशिश की है, जोड़ा है। तो इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 28, 29 और 29, 30 और 31 दो अधिकार आज हमने समाप्त किए हैं। एक किया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, और एक हमने किया है संपत्ति के अधिकार को समझने की कोशिश की है। अगला जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, 33, 34 और 35। 4 अनुच्छेदों को हम अगले क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब तक उनको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।